नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। धर्म के नाम पर मुंबई से लेकर अलवर तक घमासान है और अलवर में मंदिर में बुलडोजर चलने पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे पर मंदिर ढहाने का आरोप लगा रहे हैं। जहां पर मंदिर ध्वस्त हुआ वहां पर आज भजन कीर्तन हो रहा है। तो वहीं मुंबई में हनुमान चालीसा पर सांसद नवनीत राणा और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। नवनीत राणा अपने पति और विधायक के साथ उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की उन्होंने चुनौती दी थी। वक्त दिया था सुबह 9 बजे वो पहुंच जाएंगे, हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। मुंबई पुलिस ने नोटिस भी दिया था, लेकिन नोटिस से पहले ही शिव सैनिक पहुंच गए उनके घर के बाहर। उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और यह प्रदर्शन निरंतर चल रहा है। शिव सैनिक डटे हुए हैं। और मुंबई की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले मुंबई की रख देते हैं। मातोश्री पर इस वक्त भजन कीर्तन चल रहा है। यहां पर हनुमान चालीसा पाठ की चुनौती दी थी राणा दंपति ने, लेकिन यहां भी भजन कीर्तन चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हम तो इंतजार ही कर रहे हैं राणा दंपति का हुआ। लेकिन दूसरी तरफ राणा दंपति अपने घर में इस वक्त है और वो कह रहे हैं कि उद्धव सरकार ने एक तरीके से उनको कैद करवा दिया है। अब भजन कीर्तन इस वक्त चल रहा है और दूसरी तरफ हनुमान पाठ पर राणा दंपति अड़ी हुई। वो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ही। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? और एक आमदार, एक खासदार जो ये बोलता है, एमपी और एमएलए जो बोलते हैं कि आपके घर के बाहर आके पढ़ेंगे, ये नहीं कहा आपके घर के अंदर आके पढ़ेंगे। पहला तो प्रश्न ये होता है उनके सामने। और आप जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल लोगों के बीच में आकर उनके शिव सैनिकों को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, इस तरीके से आश्वासन देके और उनको आदेश करते हैं सुबह 7 बजे सब शिव सैनिक तैयार हो, उनको ठीक करना है। इस तरीके की भाषा, हमला करना है। हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोध है। जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। और मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया ना, हमने चैलेंज को स्वीकारा है। आप आइए ना। यहाँ स्वागत कैसे करने का प्लान? मैंने आपको बताया, वड़ा पाव से। वड़ा पाव खाएंगे ना। जी का मूर्ति को, फोटो को आराधना की, नमस्कार की, क्योंकि शनिवार है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की। और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे, वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है। वो लोग अपनी, आपके शिव सैनिक हैं, हाँ तो खड़े हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं। वो भी स्वागत ही कर रहे हैं कि आप घर से आएंगे और हम आपको रास्ता दिखाएंगे। विरोध क्यों? लेकिन किस बात का विरोध है? हनुमान चालीसा नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगी, हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है। और नवनीत राणा के घर के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले 2 सवाल। पहला ये कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है, क्या शिव सैनिक अभी भी डटे हुए हैं? और दूसरा सवाल ये कि क्या नवनीत राणा और रवि राणा ने अपनी जिद छोड़ी कि वो मातोश्री के बाहर जाएंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे? देखिए, एक निर्दलीय एमपी का चैलेंज इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगा, वो भी हनुमान चालीसा पाठ के ऊपर, ये किसी ने नहीं सोचा था। बवाल 9 बजे से शुरू हुआ था और 2 बज के ऊपर हुए, अभी तक बवाल खत्म नहीं हुआ है। आपका सवाल, क्या शिव सैनिक यहां से चले गए? नहीं, शिव सैनिक हाँ उतनी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन शिव सैनिक अभी भी मौजूद हैं। बड़ी खबर यह है कि 1 घंटे बाद यह बताया जा रहा है कि नवनीत राणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली हैं। आखिर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगी? क्या उनका चैलेंज अभी भी बरकरार है? क्या वो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अभी भी अडिग हैं? इन सवालों का जवाब मिलेगा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद शाम की अमरावती की फ्लाइट है जिसको वो ले सकती हैं, इसका भी खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो जाएगा। लेकिन शिवसेना की जो महिला विंग है वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है। यहाँ पर जो बाकी शिव सैनिक जो सुबह से थे वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक एक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता कि आखिर नवनीत राणा आगे क्या करने वाले हैं, तब तक वो यहाँ से जाएंगे नहीं। पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री
दिलीप वळसे पाटिल का एक महत्वपूर्ण बयान आया है। उनका कहना है कि नवनीत राणा और रवि राणा इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मातोश्री के सामने ये करने की कोई जगह नहीं है, उन्हें अपने घर में करना चाहिए। ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हो गई है और मुख्यमंत्री ने कहा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो कुछ करना पड़े वो किया जाए। तो ग्राउंड जीरो की सिचुएशन ये है, शिव सैनिक अभी भी उग्र हैं, नारेबाजी हो रही है, झंडे फहराए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस अपनी जगह पर अड़ी हुई है, ये कहा है कि यहां से निकलने नहीं देंगे और 1 घंटे बाद हमें बताया जा रहा है कि नवनीत राणा 1 घंटे के बाद ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है नवनीत राणा और हो सकता है कि अमरावती भी वो चले जाएं। इस तरह की इससे जुड़ी हुई जानकारियां भी दे सकती है। लेकिन अभी पंकज वहां पर मौजूद शिव सैनिकों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके इरादे जाने की क्या इरादा उनका है। एक तरफ मातोश्री में वही लोग शिव सैनिक इंतजार कर रहे हैं और एक तरफ वो नवनीत राणा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये वही महिला विंग है जो सुबह से आए हुए हैं, नारेबाजी कर रही है। वो तो 9 बजे का चैलेंज था, वो तो नीचे नहीं है। 9 बजे ही नहीं, अभी तक तो क्या करेंगे? उनकी घड़ी बंद पड़ गई है, नीचे ही नहीं आ रही है तो क्या करेंगे? आना चाहिए। सुनने में अगर चैलेंज देती है तो चैलेंज स्वीकारने के लिए आना तो चाहिए ना। 1 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्या लगता है क्या बोलने वाली है वो? डर गई है और क्या बोल रही है वो डर के बैठी है घर के अंदर, हनुमान चालीसा पढ़ रही है, जाप कर रही है, डर के घर में बैठी है। वो कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं लेने वाली है। तो नीचे आना चाहिए ना, उसने चैलेंज करती है तो नीचे आना चाहिए। उधर से इधर आ गई। आप लोग यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक वो नीचे आकर? यहीं पर बैठे रहेंगे हम लोग। वो डर के मारे घर में बैठी है, नीचे नहीं आ रही है, वो डर के मारे चैलेंज देके हम लोग को इधर बुलाया है तो हम लोग बैठेंगे, उनका स्वागत कर रहे हैं। लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, बार पलटवार हो रहा है। रवि राणा उनका बयान आया, इसके साथ साथ संजय राउत ने भी बयान दिया। क्या उन्होंने कहा सुने। मुझे लगता है हनुमान चालीसा पढ़ना और बजरंगबली का श्री राम भगवंत का नाम लेने के लिए अगर यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी की परमिशन लेना पड़ता, यहाँ पे अगर हमको जाने के लिए उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से रोका जाता है तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था ये राज्य के मुख्यमंत्री बिगाड़ रहे। और इन्होंने जो गुंडे हमारे घर पे हमला के लिए भेजे, जो बाड़ा साहब के सैनिक नहीं है, बाड़ा साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियां मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए, मैं इतना ही कहता हूँ। संजय राउत का बयान, और संजय राउत का बयान क्या ये नहीं दर्शाता है कि शिव सैनिक जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त नवनीत राणा के घर के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा है वो उचित है? अब क्या ये जो इससे जाहिर नहीं होता है? बहरहाल इस वक्त रुक करते हैं हमारे संवाददाता पंकज के जो लगातार वहां पर मौजूद हैं। पंकज, मेरा सवाल यह था कि नवनीत राणा अगर बाहर नहीं निकलते तो शिव सैनिक कब तक वहां पर डटे रहेंगे? और रवि राणा ने कहा कि अगर असली शिव सैनिक होते तो हमारे साथ वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करते। देखिए, यहाँ मैंने महिला विंग से जो बातचीत करी है उनका साफ तौर पर कहना है जब तक नवनीत राणा यहाँ नीचे नहीं आ जाती और अपना चैलेंज पूरा नहीं करती वो तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। राजनीति में ऑप्टिक्स बड़े मायने रखती है और यहाँ पर शिव सैनिक भारी संख्या में मौजूद है, एम्बुलेंस लेके आए हैं, यहाँ पर वाद्य यंत्र यहाँ पर मौजूद हैं। अब शिवसेना और यहाँ पर मैंने देखा कि नारियल भी फोड़ दिए गए हैं। आह्वान कर दिया है कि राणा दंपत्ति आए और अपना चैलेंज पूरा करें। गर्मी है, गर्मी में यहाँ पर महिला मोर्चा गुस्साई हुई है। एक बार फिर से आपसे पूछा जाए, बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है, वो तो घर से नीचे नहीं निकल रही हैं। हम माननीय उद्धव जी साहब हमारे, उसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे पक्ष प्रमुख, उनके लिए हम लोग गर्मी का धूप में भी बस ताकत देके और डर गई, बाहर ही नहीं आ रही है कब से। सुबह 9 का कहना है ये शिव सैनिक नहीं है, ये तो उद्धव ठाकरे के गुंडे हैं जिनकी वजह से वो अंदर बंद हैं। ये हमारी डर हम लोग जानते हैं कि उद्धव साहब के गुंडे भी क्या होते हैं। शिवसैनिक को उसने पहले से इसी तरीके से चैलेंज किया था कि शिवसेना बदल गई है, तो उसको हम वही दिखाना चाहते हैं। शिवसेना पहले की है, पहले की शिवसेना ही अभी है। हमने तो सबसे उसके लिए
ने महाप्रसाद तैयार करके रखा है, वो नहीं आ रही है प्रसाद का लाभ लेने। देखिए, शिव सैनिकों में गुस्सा तो अब देखा जा सकता है। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि शिव सैनिकों ने डिमांड रखी कि अब सिर्फ ये नहीं होगा कि जब वो नीचे आए उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जब तक वो आश्वासन नहीं देती कि वो अमरावती लौट जाएंगे, जब तक आश्वासन वो नहीं देती तब तक वो हटेंगे। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के बाद अब रुक करते हैं अलवर का, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर मंदिर ढहाने वाला एक दूसरे को बता रहे हैं। 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। अब वहां पर भजन कीर्तन हो रहा है। मंदिर की मांग हो रही है कि एक बार फिर से बनाया जाए। और देखिए, पूजा पाठ शुरू हो गया है, भजन कीर्तन शुरू हो गया है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मौके पर जाकर मुआयना कर चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने चेयरमैन से बात की है, उन्होंने प्रस्ताव को पढ़ा है और कहीं पर भी ये नहीं चेयरमैन ने ऑर्डर दिया कि मंदिर को ढहा दो, कहीं पर भी ये ऑर्डर नहीं दिया गया कि घरों को ढहा दो। मंदिर जो सड़क जिस चौड़ाई से बनती हुई आ रही थी उसी चौड़ाई में उसे आगे जाना था, न कि बीच में आ रहे मंदिर को तोड़ना था या घरों को तोड़ना था। ये गहलोत सरकार की मंशा थी कि मंदिर को तोड़ा जाए, उनको हिंदू विरोधी बताया गया। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो 5 तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलवर में किस तरह की राजनीति हो रही है और क्या हुआ वो आप देख रहे हैं। जमींदोज कर दिया गया, जेसीबी चला मंदिर के ऊपर। 300 साल पुराना मंदिर और उसमें रखी मूर्तियां अभी कहा गया तोड़ दी गई है। और सुपर औरंगजेब बीजेपी गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत को बता रहे हैं। को लेकर वो तेज हो गई काफी। बीजेपी कह रही है कि हमारा जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के नेता हैं, पर वो कह रहे हैं कि बोर्ड के लेवल पर ये फैसला नहीं लिया गया। पर आप साफ तौर पर कह रही हैं कि जो निर्णय है वो बोर्ड के लेवल पर लिया गया। देखिए, इस बारे में कोई आप सभी देख लें, आप बोर्ड का जो निर्णय है उसी के अनुसार जो है आप स्वयं इसका परीक्षण कर लें। और उनका कहना था कि मंदिरों का उसमें कोई वर्णन नहीं था। जो निर्णय था वो ये था कि गौरव पथ जो बनाया जाना है, जिसकी जो उसको एक्सपेंशन करना है, उसके तहत जो कार्यवाही होनी थी वो होनी थी। उनका कहना है कि जो मंदिर तोड़े गए वो गलत तरीके से तोड़े गए। ये उन्होंने क्या कहा कि उस पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। साफ तौर पर ये जो प्रशासन है उनका कहना है कि मंदिरों का जो निर्माण का फैसला है वो न्यायपालिका के स्तर पर किया जा सकता है। इनका ये भी कहना है कि जो निर्णय लिया गया था डेमोलिशन ड्राइव को कैरी आउट करने का, वो नगर पालिका के स्तर पर किया गया था, जिसके बोर्ड में। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारियां हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। बहुत बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारियां। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने कॉमन सिविल कोड लागू किया, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार भी और देश के अन्य राज्यों में भी जहां बीजेपी की सरकार, वहां पर कॉमन सिविल कोड गंभीरता से लागू करने पर विचार किया जा रहा है। गृहमंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूं सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृहमंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। और अब रुक करते हैं मथुरा का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद स्पीकर की बोलती बंद हो गई। पहले श्री कृष्ण मंदिर में आवाज कम रखने का ऐलान किया गया और अब शाही मस्जिद ने लाउड स्पीकर ही हटा दिया है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं और शाही मस्जिद से स्पीकर हट गया है और अब जो आवाज है स्पीकर की वो सुनाई नहीं देगी बाहर, तो कम से कम। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया कि स्पीकर उन्हीं जगहों पर बजाए जहां पर इजाजत है पहले से, और वो भी सिर्फ उसी प्रीमाइस के भीतर, उसी प्रांगण के भीतर, उसकी आवाज बाहर ना जाए। तो इसी कड़ी में शाही मस्जिद का स्पीकर हट गया जो बाहर की तरफ आप देखिए, और मंदिर में भी वॉल्यूम कम कर दिया गया, वॉल्यूम डाउन हो गया है। बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है।
माताओं, भाइयों, बहनों, मैं 13 साल का था तब से सार्वजनिक जीवन में हूं। 58 साल हो गए, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में, रैलियों में गया हूं, मगर आज ये राष्ट्रभक्ति का जो उफान यहां दिख रहा है, वो देखकर मैं सच अर्थ में निशब्द हूं। ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। लाखों लाखों लोग कोई कारण के बगैर चिलचिलाती धूप में नंगे सर तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 163 साल पहले 80 साल की उम्र के कुंवर सिंह जी ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करने का काम किया। आज कुंवर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने लाखों लाखों लोग चिलचिलाती धूप में आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारा जो एक क्षेत्र है, ये विश्वामित्र की जन्मभूमि माना जाता है। ताड़का वध यहीं पर प्रभु श्री राम ने किया था। यहीं से मिथिला जाने की प्रेरणा मिली थी। यही भूमि है जो वशिष्ठ नारायण सिंह जी की जन्मभूमि रही। यही भूमि है शिव पूजन सहाय, महान कवि शैलेंद्र, बिंदेश्वरी दुबे और सहकारिता के पुरेदा तपेश्वर सिंह की भूमि रही है। इस भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कराना चाहता हूं। मित्रों, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र बाबू, भगवान बुद्ध और महावीर की ये भूमि बिहार रही है। मित्रों, आज जब हम देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मोदी जी ने हमारे सामने 3 लक्ष्य रखे हैं। एक तो आजादी के वो दीवाने जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी स्मृति, उनकी कृति आज की युवा पीढ़ी के मन में गौरव के साथ सालों सालों तक यशोगान करती रहे, इस प्रकार से इसको जीवंत करना। दूसरा, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 साल में देश ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, इसको चिर स्थायी बनाने का प्रयत्न करना और एक संकल्प ऐसा लेना जिससे जब आजादी की शताब्दी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में 1 हफ्ते के बाद भी इलाके में अब तक अमन शांति पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। तमाम कोशिशें जारी हैं। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस हिंसा के आरोपियों पर शिकंजा कसती जा रही है। अभी 1 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के मुखिया राकेश अस्थाना ने खुद मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार से पूछताछ की। सवालों के चक्रव्यूह में फंसा हिंसा का मुख्य आरोपी 3 घंटे तक अंसार का सवालों से सामना। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद किए सवाल जवाब। सोलह अप्रैल की हिंसा के मुख्य आरोपी ने क्या क्या बताए, इस हिंसा के पीछे असल दिमाग किसका था। हनुमान जयंती के मौके पर क्यों रची गई साजिश। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए पुलिस लगातार आरोपियों को सवालों के चक्रव्यूह में फंसा रही है। सबसे अहम पूछताछ शुक्रवार को हुई। एक तरफ मुख्य आरोपी माना जा रहा अंसार था, तो दूसरी तरफ थे दिल्ली पुलिस के मुखिया राकेश अस्थाना।
हिंसा के अगले ही दिन अंसार की गिरफ्तारी हो गई थी। तब से अब तक पुलिस की कई टीमें उससे पूछताछ कर चुकी हैं। लेकिन एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना खुद फाइल लेकर अंसार के सामने पहुंच गए और सवालों की झड़ी लगा दी। करीब 3 घंटे तक इस मुख्य आरोपी से हर वो राज जानना चाहा जिसकी वजह से हिंसा भड़की। उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी की, गोलीबारी की। पुलिस कस्टडी में मौजूद अंसार के सवाल जवाब का ये लंबा सिलसिला दिल्ली के रोहिणी स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में चला। दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच जानना चाहती है कि इस हिंसा की साजिश में कौन कौन शामिल था, अंसार की इसमें क्या क्या भूमिका रही है, हिंसा के लिए अंसार को हथियार कहां से मिला। 16 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान पहले अंसार और 4-5 लोगों ने कहासुनी की, फिर देखते ही देखते भीड़ कैसे टूट पड़ी। जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है? ऐसे तमाम सवालों का सच जानने के लिए अंसार से पूछताछ जारी है, क्योंकि वो खुद को कसूरवार भी बता चुका है। 3 घंटे तक सवाल जवाब करने के बाद राकेश अस्थाना ने अधिकारियों को अंसार से पूछताछ की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। पुलिस की गिरफ्त में अंसार का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताता है कि वो पहले भी गैर कानूनी काम कर चुका है। वो जहांगीरपुर इलाके का हिस्ट्री शीटर है। पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुले, कोई मुरव्वत नहीं। मारियोपोल पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना ने बूचा की तरह कत्लेआम किया, और जब युद्ध अपराध की आवाजें उठी तो 200 खबर बनाकर बिखरे पड़े शवों को दफना दिया। हर तरफ तबाही है, हर तरफ बर्बादी है। कल का जिंदा शहर अब मुर्दा घर बना हुआ है। 90% शहर खंडर बन गया। यह यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल। रूस मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर रहा है। रूसी सेना यहां जीत का जश्न मना रही है, लेकिन जीत की बुनियाद जिस पर खड़ी हुई वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। यूक्रेन का आरोप है कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने बूचा नरसंहार को दोहराया। यहां भी बूचा की तरह लोगों को चुन चुन कर मारा गया। घर से निकालकर लोगों को गोली मार दी गई। मोबाइल चेक कर पॉइंट ब्लैंक रेंज से लोगों को उड़ा दिया गया। घर, बंकर, सड़क, हर तरफ लाशों का अंबार था, जिसे रूसी सैनिकों ने ट्रक में भर भर कर मारियोपोल से 19 किलोमीटर दूर दफनाया। मारियोपोल के मेयर वदिम बोइचेंको का आरोप है कि रूसी सेना ने मारियोपोल के पश्चिमी बॉर्डर पर मानहूस में सामूहिक कब्र बनाई। मारियोपोल से लाई लाशों को इन्हीं 200 कब्रों में दफनाया गया। आरोप है कि 9000 शवों को यहां दफनाया गया। युद्ध अपराध छुपाने के लिए लाशों को ट्रकों में भर भर कर लाया गया और मानहूस के सामूहिक कब्र में डंप किया गया। अमेरिका ने मैक्सार टेक्नोलॉजी से सामूहिक कब्र की तस्वीरें जारी की। अमेरिका की जारी सैटेलाइट तस्वीर भी इसकी तस्दीक करती है। इन तस्वीरों में खेत में बनी कब्र को देखा जा सकता है। अजोवस्टल प्लांट को छोड़कर पूरे मारियोपोल पर रूसी सेना का कब्जा है। अजोवस्टल स्टील प्लांट को भी रूसी सैनिकों ने घेर रखा है। अंदर यूक्रेनी सैनिक और नागरिक फंसे हुए हैं। इनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बीमार भी हैं। अंदर ना खाना है, ना पानी, ना दवाई, लेकिन रूसी सैनिक दरियादिली दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन ने प्लांट के सभी रास्तों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। वो यहां फंसे लोगों को भूखे प्यासे मारना चाहते हैं। वो लोगों को दर्दनाक मौत देना चाहते हैं। वो यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर पर अड़े हुए हैं। दुनिया से पैसे देने की मांग कर रही है, लेकिन पुतिन टस से मस नहीं हो रहे। ऑपरेशन मारियोपोल पुतिन के सबसे भरोसेमंद और खूंखार जनरल अलेक्जेंडर ड्वार्निकोव चला रहे हैं। ड्वार्निकोव ने पहले मारियोपोल को हवाई हमलों से तबाह किया, फिर चेचेन लड़ाकों को कत्लेआम के लिए छोड़ दिया। ये मारियोपोल दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, ये दोनबास के सर्वाइवल के लिए, जो दोनेत्स्क रिपब्लिक है
उसके सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी था। और यहाँ लड़ाई बहुत भीषण हुई है, ये शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन कुछ अज़ोव बटालियन के लोग और यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस के लोग अभी भी स्टील प्लांट के अंदर बने हुए हैं, लड़ाई चल रही है। यूक्रेन बार बार ये अंदेशा जता रहा था कि शायद रूस वहां केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है। दूसरी चीज ये है, क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं और अज़ोव बटालियन के लोग हैं, रूस के लिए इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन यूक्रेन चाहता है किसी तरह से इनको बचाया जा सके। मारियुपोल पर कब्जा कर रूस क्रीमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बनाना चाहता है, जिससे यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाए। ज़ेलेंस्की को अब यह डर सता रहा है कि पुतिन रेफरेंडम के जरिए मारियुपोल को उनसे छीन ले। खासतौर पर मारियुपोल की बात करें, जो आज भी रूसियों का विरोध कर रहा है। कब्जा जमाने वाले चाहे जो कहें, मैं यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से के निवासियों से कहना चाहता हूं, खेरसन और ज़ेपोरोजिया के लोगों से, हमलावरों को कोई भी जानकारी देने को लेकर बेहद सावधान रहें। अगर वो आपसे किसी भी प्रश्नावली पर दस्तखत करने को कहें तो अपने पासपोर्ट की जानकारी छिपा दें। आप जान लें, ये आपकी मदद के लिए नहीं है। बूचा के बाद मारियुपोल की बर्बरता बता रही है कि पुतिन यूक्रेन की जंग में किस हद तक जा सकते हैं। उन्हें ना तो किसी की जान की परवाह है, ना ही तबाही की फिक्र। जरा सोचिए, अगर परमाणु हमला हो जाए तो क्या हो। कीव से राजेश पवार और खारकीव से मौसमी सिंह और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। मारियुपोल ही नहीं, पुतिन की सेना ने खारकीव को भी नहीं छोड़ा। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। ज्यादातर लोग पलायन कर गए। जो नहीं जा पाए वो अपनी जान बचाने के लिए बंकरों, सबवे में छिपे हुए हैं। देखिए खारकीव के मेट्रो सबवे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खारकीव भी तबाह। जो बचे हैं वो या तो बंकर में है या फिर घरों के बेसमेंट और सबवे को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर भी काफी लोग जमे हुए हैं। देखें तो राहत की सामग्री है, खान पान की चीजें यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। सब्जी है, राशन है, पानी पीने का पानी है, ये वॉलंटियर्स आके दे जाते हैं। तो एक तरीके से आप कहिए किराने की भी दुकान यहीं पे है। बस ये है कि आप लोगों की मदद पर निर्भर है। कुछ लोगों को जगह नहीं मिली तो उन्होंने यहीं पे अपना मकान बना लिया है या ये कहिए आसरा बना लिया है। इस तरह से आपको जगह जगह बच्चों के कॉर्नर्स नजर आ जाएंगे जहाँ पे उनके लिए किताबें रखी हैं वॉलंटियर्स ने। ये बच्चों का कॉर्नर है। उस तरफ आप देखें तो बुजुर्ग लोगों के लिए किताबें हैं। यहाँ पे कुछ खान पान की वस्तुएं हैं। अलग अलग छोटे छोटे यहाँ पे कोने बने हुए हैं और लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीजें रखी गई हैं। मेट्रो स्टेशन के दोनों ओर जरूरी सामान लेकर लोग रह रहे हैं। नहीं पता कि आगे क्या होगा, उनका क्या होगा। मेट्रो बंद है, ऐसे में यहां खड़ी मेट्रो ट्रेन भी लोगों का ठिकाना बन गई है।
सीट ही उनका बिस्तर है। यहीं जिंदगी सिमट सी गई है। भारतीय रेल में लोगों की बहुत भीड़ होती है, पर यहाँ पे देखिए, आपने कभी कल्पना की है कि इस तरह से गृहस्थी बन जाएगी लोगों की जो इस ट्रेन में नजर आ रही है। ये कोई ऐसी तारें नहीं है, ये लगाई गई हैं क्योंकि ये बाउंड्री वॉल है दूसरे घर की। आपको प्लेट्स, कप्स, ये सब नजर आ जाएंगे और हर एक जो कंपार्टमेंट है वो बटा हुआ है। 11 साल का एलेक्स अपनी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं से करता है। समय मिलता है तो रंग बिरंगी तस्वीरें बनाता है। उसे रफ्तार पसंद है, बाहर तो नहीं जा सकता, बस यहीं गाड़ियों के मॉडल बनाता है। I make a model car. This is a Nissan Silvia S13. This model car is Japan. I make this car above 2 months. 48 साल की नर्स नतालिया अपना फर्ज यही निभाती है। कभी किसी का बीपी चेक करती है, कभी हैरान परेशान लोगों को शांत करती है। रूसी सेना खार्किव से निकल चुकी है, लेकिन हमले नहीं रुके। हर तरफ दहशत है, मौत का खौफ है। शहर में भी कुछ नहीं बचा, बस बारूद और बर्बादी है। मौसमी सिंह, खार्किव, यूक्रेन, आज तक। खार्किव खंडर हो चुका है, हर तरफ तबाही का मंजर है। बमबारी से इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं, हर तरफ मलबा पसरा है। कब मिसाइलें बरसने लगे कुछ नहीं पता। यूक्रेनी सेना जरूर डटी हुई है। इसी पर आधारित ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। ज्यादा आर्टिलरी फायर आया है जैसे ही हम बात कर रहे थे, और सबने कवर लिया था। बहुत तेज बमबारी की आवाज आई थी। यहां से सिर्फ करीब 1 किलोमीटर दूर लड़ाई चल रही है। हम खार्किव के आसपास हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत ही तेज धमाका हुआ है। बहुत ज्यादा आर्टिलरी फायर आया है रशियन तरफ से, और हमें यही बताया गया है कि जिस तरह से ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, वैसे ही और रेजिडेंशियल एरियाज पे शायद जो है निशाना बनाया गया है। हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील लग रहे हैं, और इसीलिए अब हमें कहा गया है कि अब हम यहां से निकलें। हम यहां करीब आधे घंटे 45 मिनट से थे, लेकिन अब यूक्रेनी फोर्सेस ने हमें साफ साफ कह दिया गया है कि हमें यहां से निकलना होगा, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जिस तरह से बार बार कंटिन्यूअस बमबारी हो रही है, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। ये गाड़ी नजर आ रही है, और इस तरह का मंजर इस पूरे रेजिडेंशियल एरिया में देखने को मिल रहा है। ललित, अगर ऊपर थोड़ा पैन करेंगे तो दिखेगा कि घरों की ऊपर क्या हालत हुई है। खास करके जो ऊपर के फ्लोर होते हैं, उनमें बहुत ही बुरा हाल होता है जब शेलिंग होती है। रूस की तरफ से लगातार आर्टिलरी फायर हो रहा है। हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। ज्यादातर लड़ाई अब पूर्वी छोर में ही हो रही है, ईस्टर्न यूक्रेन में, और खार्किव के आसपास लगातार कुछ दिनों से इस तरह की बमबारी चल रही है। और अधिकारियों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत लंबे समय तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। और कुछ जो लोग बच गए हैं, अभी भी नहीं निकल पाए हैं, उनकी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द यहां से निकला जाए। हमें भी कहा गया है कि हम यहां ज्यादा समय नहीं बिता सकते, जिस तरह की बमबारी पीछे हो रही है। और भी ऐसी जगहों पे हम जाएंगे, रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ खार्किव से अभिषेक भल्ला, आज तक। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार भारत की कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं। भारत की कामयाबी से जल रहे हैं, अपनी सेना को भारत से सीखने के लिए कह रहे हैं। भारत की तटस्थ नीति दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। अमेरिका हो या फिर नेटो, हर महाशक्ति समझ चुकी है कि ये नया इंडिया है, इसे झुकाना आसान नहीं है। अमेरिका ने भारत को रूस से अलग करने के लिए
एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हर हथकंडा अपनाया, लेकिन आखिर में वो समझ गया कि ये नया भारत है, उसे झुकाना मुमकिन नहीं है। कि मेरी विदेश नीति का क्या होगा क्या नहीं, उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। भारत की कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी के इसी विचार पर चल रही है, जिसमें भारत का हित सबसे ऊपर है। अब भारत एक नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है, जिसकी सारी दुनिया में चर्चा हो रही है। भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, जिम्मेवारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, जब टफ टाइम होता है, जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। हाल ही में अमेरिका में हुई 2+2 बैठक में भारत को डराने के लिए अमेरिका ने अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया, जिसमें अमेरिकी डिप्टी एनएसए भी शामिल है, जिन्होंने अपने भारत दौरे में एक बयान देकर सबको चौंका दिया। दलीप सिंह ने 2+2 बैठक से पहले कहा कि रूस जितना ज्यादा चीन का जूनियर पार्टनर बनेगा, रूस पर चीन का प्रभाव उतना ही बढ़ता जाएगा, तब रूस भारत की रणनीतिक स्थिति के लिए उतना ही कम अनुकूल बन जाएगा। क्या किसी को लगता है कि अगर चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का फिर से उल्लंघन करता है तो रूस अब भारत के बचाव में आएगा? मुझे तो नहीं लगता। इस बयान पर भारत ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी तो व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी। एक बयान में कहा गया कि दलीप सिंह ने नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत को कोई चेतावनी नहीं दी थी, लेकिन हर कोई समझ गया कि अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह की कोशिश 2+2 बैठक में भी की गई, लेकिन भारत के दो टूक रुख ने जो बाइडेन को भी अपने सुर नरम करने को मजबूर कर दिया। The Quad is, with the possible exception of India being somewhat shaky on some of this, but Japan has been extremely strong, so is Australia, in terms of dealing with Putin's aggression. रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत की काफी आलोचना हुई। अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से खूब बयानबाजी भी हुई, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने ऐसा जवाब दिया कि भारत विरोधियों की बोलती बंद हो गई। We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. रूस से तेल खरीदने का कार्ड खारिज होने पर अमेरिका ने मानवाधिकारों को लेकर भारत को बैकफुट पर डालने का प्रयास किया, जिसे एस जयशंकर ने ये कहकर अमेरिका के पाले में डाल दिया कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इन बयानों का ये असर हुआ कि अमेरिका से आवाजें आने लगी कि हम भारत को नहीं बता रहे कि उसे क्या करना है। भारत का ये अंदाज रूस को इतना पसंद आया कि उसके विदेश मंत्री ने एस जयशंकर को खुलकर सराहा। I respect Subramaniam Jaishankar very much. He is a seasoned diplomat and he is a real patriot of his country. When he said we will be taking the decisions on the basis of what India believes it needs for its development, for its security, it's respectful. Not too many countries can say something like this. रूस को भी शायद यकीन नहीं होगा कि इतने दबाव के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर पाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के साथ ही भारत की परीक्षा शुरू हो गई थी, जिसे अमेरिका ने रूस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया था, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए बैन लगाने पर वो आगे नहीं बढ़ सका। भारत शायद दुनिया में इकलौता देश है जो क्वाड में अमेरिका के साथ है, तो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए रूस से 40,000 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा करता है। भारत की यही ताकत पड़ोसी देश में आजकल चर्चा का विषय बन गई है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। इमरान खान को कौन समझाए कि स्वतंत्र विदेश नीति बनने के लिए पहले एक मजबूत देश बनना होता है। अपनी विदेश नीति का बार बार सौदा करने से पाकिस्तान जैसा हाल ही होता है, जबकि नया भारत अपने हितों से समझौता करके किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो।
आज तक ब्यूरो। राजस्थान में मंदिरों पर चले बुलडोजर के बाद गहलोत सरकार कह रहे हैं कि मंदिर वो बनवा देंगे, लेकिन कांग्रेस के शासन में बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं उन्हें कौन बनवा रहा है? जो छात्रों से 12वीं की परीक्षा में कांग्रेस के महिमा मंडल वाले सवाल पूछ रहे हैं। सवाल नंबर 1, कांग्रेस की सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 2, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीट जीती? सवाल नंबर 3, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? सवाल नंबर 4, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इसका क्या जनादेश मिला? विवेचना कीजिए। कोई पार्टी कार्यकर्ता तैयार करने वाले ये सवाल नहीं है। नहीं, प्रशांत किशोर की तरफ से कांग्रेस को मजबूत करने वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ये स्लाइड है। कांग्रेस के बारे में ही पूछे गए सवाल उस प्रश्न पत्र का हिस्सा है जो राजस्थान में 12वीं की परीक्षा में स्टेट बोर्ड के राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों से पूछा गया। ऐसे कुल 8 सवाल थे। गौर करिएगा, आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव रहा। छात्रों से इसकी व्याख्या करवाई गई। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इसका जवाब छात्रों से पूछा गया। मानो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स चेक करने के लिए पेपर सेट हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया, कांग्रेस ने कहा ऐसा कुछ नहीं। सीधा कांग्रेस पार्टी अपने सरकार के महिमा मंडन के लिए छोटे छोटे बच्चों से, परीक्षार्थियों से इस प्रकार के सवाल करे कि वो मजबूर हो जाए सारे विद्यार्थी कि कांग्रेस के महिमा मंडन पर वो विचार करें। मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। राज्य सरकार कभी कोई दिशा निर्देश नहीं देती है। पॉलिटिकल साइंस के जो किताबें हैं उनमें एक पेपर जो है इससे कांग्रेस से संबंधित है, उसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ये कोई कांग्रेस से सीधा संबंधित नहीं है। बोर्ड की परीक्षा में कांग्रेस की विचारधारा और उसके महिमा मंडन से जुड़े प्रश्न अनायासी नहीं पूछे गए हैं, बल्कि राजस्थान में शिक्षा का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है। बीजेपी आती है तो एक विचारधारा के लोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रखे जाते हैं और फिलहाल कांग्रेस शासन में राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े लोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रखे गए हैं, जिनका काम ही है कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना, मगर इसका जरिया स्कूली बच्चों को बनाया जा रहा है। पेपर सेट करने वाले तो संभव है कि पार्टी की वाहवाही करवाने के लिए खुद को सेट कर लिया, लेकिन विद्यार्थियों के राजनीति शास्त्र के ज्ञान का मूल्यांकन क्या जिसकी सरकार उसी की पार्टी के इतिहास को याद करा के होगी? शरद कुमार, जयपुर, आज तक।